हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप सभी का इस 11th अकाउंट्स के लेक्चर नंबर 2 में स्वागत है। हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 जो था उसमें बेसिक्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के बारे में डिस्कस किया था। हम सिलेबस को कैसे कवर करेंगे, कितने चैप्टर्स आपको सीखने 11th अकाउंट्स में, ये सारी चीज़ें हमने उस लेक्चर में कवर की थी। तो प्लीज़ पहले लेक्चर नंबर 1 देखिएगा एंड उसके बाद ही आप लेक्चर नंबर 2 देखना, क्योंकि लेक्चर नंबर 2 में हम एक्चुअल सिलेबस कवर करेंगे। बस उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट था ना, वो इंट्रोडक्शन पार्ट लेक्चर नंबर 1 है। तो लेक्चर नंबर 1 अगर आपने देखा होगा तो लेक्चर नंबर 2 की आपको लिंक लग जाएगी। तो चैप्टर नंबर 1 कौन सा था सर? इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इसका नाम है। यस, इंट्रोडक्शन सबसे पहला जो टॉपिक है आज के डिस्कशन का, इंट्रोडक्शन। बुक कीपिंग इज रिलेटेड विथ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। जैसे कल के लेक्चर में डिस्कस किया था कि बुक कीपिंग किससे रिलेटेड है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। यहाँ पे एक नोट लिखी है मैंने, नो पर्सनल ट्रांजैक्शन। इसका मतलब क्या होता है? हम सिर्फ हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, हम हमारे पर्सनल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करते। Business enterprise and other organizations deal in activities which involves exchange of money or money's worth। आपको पता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस गुड्स एंड सर्विसेज में डील करते हैं। बराबर, गुड्स देते, पैसा लेते, सर्विसेज ऑफर करते, पैसा लेते। इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ। इंफॉर्मेशन जो है बिजनेस के रिलेटेड एंड इंफॉर्मेशन ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशंस इज रिक्वायर्ड नॉट ओनली बाय द प्रोपराइटर्स एंड मैनेजर्स। मतलब ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन है ना, ये सिर्फ हमारे ओनर्स को, प्रोपराइटर को या मैनेजर्स को ही नहीं चाहिए होती है, अलग अलग स्टेक होल्डर्स को ये इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। वेरियस अदर स्टेक होल्डर्स। गवर्नमेंट को हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। इन्वेस्टर्स को चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपनी में। कस्टमर्स को चाहिए, क्यों सर? क्योंकि हमारे बिजनेस के क्या क्या प्रोडक्ट्स है उसको देखने के लिए। एम्प्लॉयज को चाहिए बिजनेस को एनालाइज करने के लिए कि हमारा बिजनेस अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है। एंड रिसर्च को क्यों चाहिए? रिसर्च करने के लिए। दूसरा जो टॉपिक है, इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग इन इंडिया ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य रिजिम। मिनिस्टर कौटिल्य रोट अ बुक नेम्ड अर्थशास्त्र। क्या बोला है? इंडिया में चंद्रगुप्त मौर्य नाम का जो राजा था, उसके रिजिम में एक कौटिल्य नाम का मिनिस्टर था। ठीक है, तो उसने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था अर्थशास्त्र। wherein some references can be traced regarding the way of maintaining accounting records। उसमें उन्होंने रेफरेंस कुछ कुछ दिए थे कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कैसे आपको मेंटेन करने हैं। देखो यार, तब से चला आ रहा है ये अकाउंटिंग का कंसेप्ट। ये बहुत पुराना कंसेप्ट है सर, ये नया कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स इट इज कॉल्ड एज देशी नामा। उसको अभी हम क्या बोलते हैं? देसी नामा हम बोलते हैं। उसके बाद उसको हम बोलते थे देशी नामा। देशी मतलब वो नहीं है सर जो आपको लग रही है, वो देशी अलग होती है। यस, ये यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इसको स्किप कर दो। देखो, मैंने जितना हाईलाइट किया है ना, वो चैप्टर नंबर 1 में आपको उतना ही करना है सर, क्योंकि ये जो है ये पूरा थ्योरी चैप्टर है। ठीक है, पूरा थ्योरी चैप्टर है और उसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है ये आपके साथ में डिस्कस करूंगा। स्किप लिखा है मतलब ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, यस। इन द ईयर 1494 में लुका डी बार्गो पैसियोली नाम का एक इटालियन मर्चेंट था। मर्चेंट मतलब बिजनेसमैन था, जो कि बाइंग एंड सेलिंग करता था गुड्स एंड सर्विसेज का। उसने इंट्रोड्यूस किया डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। देखो क्या बोला है, 1494 में लुका डी पैसियोली नाम का एक इटालियन बिजनेसमैन था, उसने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस की। अभी आप पूछोगे सर अब डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, वो आपको मैं बाद में समझाऊंगा, अभी आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ याद में रखना है आपको, क्या याद रखना है? लुका डी पैसियोली नाम का इटालियन मर्चेंट था, उसने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का खोज किया। ठीक है, यस। ये जो था ये कल के लेक्चर का था सर, तो कल का लेक्चर जरूर देखना, आपको बहुत पसंद आएगा। स्किप लिखा है, ये आपको करना नहीं है। मीनिंग एंड डेफिनेशन। अभी बुक कीपिंग का मीनिंग देखते हैं हम कि बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है। बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ सिस्टमैटिक वे। क्या बोला है? बुक कीपिंग मतलब क्या? हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। किसमें सर? हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। हम अकाउंट्स के बुक में हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। कैसे सर? सिस्टमैटिक वे। सिस्टमैटिक वे का मतलब होता है डेट वाइज। कैसे रिकॉर्ड करेंगे हम? डेट वाइज हम रिकॉर्ड करेंगे।
चाहिए तो लिख लो, ठीक है, ऐसे एरो करो और डेट वाइज लिख लो। तो अभी सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, ऐसे आप क्वेश्चन पूछोगे तो मैं आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो तो बताऊंगा, बट इसका जो डिस्कशन है ना वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, जर्नल लेजर एंड सब्सिडियरी बुक्स, ये इनको हम बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक कीपिंग इज एन आर्ट और साइंस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, जनरली 1 ईयर। क्या बोला है, बुक कीपिंग एक आर्ट भी है और साइंस भी है। क्यों सर बुक कीपिंग आर्ट क्यों है, क्योंकि आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो हम मेंटेन करते हैं, तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने के लिए स्किल की ज़रूरत होती है, और बुक कीपिंग के कुछ रूल्स होते हैं कि जैसे साइंस में मेथड्स होते हैं ना, वैसे अकाउंटिंग के भी कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है, तो वैसे बुक कीपिंग पे भी कुछ मेथड्स होते हैं, इसलिए बोला है बुक कीपिंग आर्ट भी है, बुक कीपिंग साइंस है। किसका, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने का, ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करने का, ट्रांजैक्शन को समराइज करने का। जनरली 1 साल के लिए वो हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। अभी सर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग का डिटेल डिस्कशन हम नेक्स्ट चैप्टर में 100% करेंगे। अभी डेफिनेशन दी है भाई, आपको एग्जाम में लिखना नहीं है ये, इसको कर दो आप स्किप, कोई भी दिक्कत नहीं है सर। अभी हम देखते हैं फीचर्स क्या है बुक कीपिंग के। आपको बुक कीपिंग का मतलब तो समझ आया, बुक कीपिंग का मतलब क्या है, चलो बताओ मेरे को। बुक कीपिंग मीन्स व्हाट, रिकॉर्डिंग। सर क्या रिकॉर्डिंग, बिजनेस ट्रांजैक्शंस। क्या रिकॉर्ड करते हैं सर हम, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं। किसमें सर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। कैसे करते हैं सर, डेट वाइज मींस सिस्टमैटिकली, ठीक है। तो चलो फिर से एक बार रट्टा मारो, बुक कीपिंग मींस रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स in a systematic manner. Bookkeeping means recording of business transactions in the books of accounts in systematic manner. Recording of business transactions in the books of accounts in a systematic manner. सर हुआ क्या आपका, लर्न इजी था एकदम, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग वो देखेंगे कि इट इज द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शंस। ऑब्वियसली आपको पता है कि बुक कीपिंग मतलब क्या, हम डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, उसको बुक कीपिंग बोलते हैं। हम सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। मैंने आपको बोला था कि सिर्फ हम फाइनेंशियल मतलब मॉनिटरी जिसमें पैसा इन्वॉल्व है वो ट्रांजैक्शंस सिर्फ हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड नहीं करते। नॉन मॉनिटरी जो ट्रांजैक्शंस होते हैं सर, वो नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड नहीं करते। उसके बाद ऑल रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक पीरियड। आपको पता है कि रिकॉर्ड्स हम स्पेसिफिक पीरियड के लिए मेंटेन करते हैं। स्पेसिफिक पीरियड मतलब 1 साल के लिए हम वो रिकॉर्ड जो है वो बनाते हैं। जो हम अकाउंट्स की बुक मेंटेन करते हैं ना, वो 1 साल के लिए मेंटेन करते हैं। इस साल के बुक्स इस साल मेंटेन करेंगे, नेक्स्ट ईयर के बुक्स नेक्स्ट ईयर मेंटेन करेंगे। रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस। मैंने बताया था कि जो हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे उसके कुछ रूल्स है, उसके कुछ रेगुलेशंस है, वो फॉलो करके हम रिकॉर्डिंग करेंगे। एंड इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस साइंटिफिकली। हम साइंटिफिक मेथड्स यूज करके अकाउंटिंग के कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या है सर, ये देखो हाईलाइटेड पोर्शन हम रीड करेंगे। टू कीप कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड, हमको कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड मेंटेन करना है। किसका सर, सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो कि हमारे बिजनेस में हो रहे हैं। ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड डेट वाइज एंड अकाउंट वाइज। हमको बिजनेस ट्रांजैक्शंस को डेट वाइज रिकॉर्ड करना है, मैंने बताया था आपको, एंड अकाउंट वाइज रिकॉर्ड करना है। मतलब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, तो ये अकाउंट वाइज क्या होता है, अकाउंट्स का मतलब क्या होता है वो हम आगे जाके सीखेंगे। Bookkeeping serves as a permanent record of the monetary transactions of an enterprise business, and it can be produced as an evidence whenever and wherever required। क्या बोला है कि बुक कीपिंग मतलब क्या, आप जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे रिकॉर्ड करते हो ट्रांजैक्शंस, तो उससे एक परमानेंट रिकॉर्ड बन जाता है आपके बिजनेस के ट्रांजैक्शंस का, और अगर डिस्प्यूट हुआ तो उस केस में आप उसको एविडेंस भी प्रोड्यूस कर सकते हो इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इसके बाद बुक कीपिंग क्यों जरूरी है, प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए, हमारे बिजनेस में एसेट्स एंड लायबिलिटीज कितने हैं ये जानने के लिए। उसके बाद बिजनेसमैन को दूसरों को कितना पैसा देना है, मतलब बिजनेसमैन ओज टू अदर्स, बिजनेसमैन को कितना दूसरों को पैसा देना है, एंड व्हाट अदर्स ओ टू हिम,
बिजनेसमैन को बाहर के लोगों से कितना पैसा लेना है ये जानने के लिए। उसके बाद बिजनेसमैन कम्स टू नो करंट ईयर्स प्रोग्रेस ओवर प्रीवियस ईयर। बिजनेसमैन को पता चलेगा कि इस साल हमने क्या किया है, पिछले साल हमने क्या किया था, कंपैरिजन कर सकते हैं हम, बराबर है। तो अभी आप पूछोगे सर एसेट्स लायबिलिटीज वी डोंट नो, बराबर, तो हम सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, सिर्फ आप अभी के लिए लर्न करो। इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग। अभी बुक कीपिंग क्यों इंपॉर्टेंट है ये हमको सीखना है। सबसे पहले तो रिकॉर्ड मेंटेन होता है, ऑब्वियसली हमने देखा कि परमानेंट रिकॉर्ड क्रिएट होता है। उसके बाद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं हम सारी, बराबर, नॉन मॉनिटरी इंफॉर्मेशन हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। तो उससे क्या होता है कि हम जान सकते हैं हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या हमारे बिजनेस में लॉस हो रहा है, हमारे बिजनेस में कितना असेट्स है, कितने लायबिलिटीज है, इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं एंड स्टॉक हमारे बिजनेस में कितना है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग के लिए भी हम बुक कीपिंग करते हैं। क्यों सर? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो उससे क्या होता है कि जो कंपनी के इन्वेस्टर लोग हैं उनको पता चलता है कि भैया कंपनी अच्छे से चल रही है या नहीं चल रही है, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। कंट्रोलिंग बुक कीपिंग एनेबल्स द एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव्स मतलब जो कंपनी की मैनेजमेंट है, कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के एक्टिविटीज वो कंट्रोल कर सकते हैं। एविडेंस हमने देखा था, कांड हुआ कुछ तो कोर्ट में जाओ, एविडेंस लेके जाओ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके जाओ। टैक्स लायबिलिटी। क्यों सर? यूजफुल टू फाइंड आउट टैक्स लायबिलिटी, मतलब पता चलेगा ना, तो इतना प्रॉफिट है बिजनेस का तो इतना पैसा हमको देना पड़ेगा। यस, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा सिस्टम नया है तो इसलिए ये सारी दिक्कतें पैदा हो रही है, ठीक है। यस, यूटिलिटी। अभी बुक कीपिंग क्यों जरूरी है, यूटिलिटी क्या है बुक कीपिंग की, ठीक है। ओनर ओनर को बुक कीपिंग का क्या फायदा होगा, ओनर को क्या फायदा होगा? टू फाइंड आउट प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, बिजनेस में एसेट्स एंड लायबिलिटीज कितने हैं। देखो ये वर्ड तो रिपीट आ रहा है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये हम समझेंगे बट ठीक है। मैनेजमेंट को क्यों जरूरी है बुक कीपिंग? मैनेजमेंट डिसीजंस ले सकते हैं, मैनेजमेंट प्लानिंग कर सकते हैं रिगार्डिंग आवर बिजनेस एक्टिविटीज। इन्वेस्टर्स को बुक कीपिंग क्यों जरूरी है? इन्वेस्टर्स को क्या फायदा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने में? तो अगर हमारे बिजनेस ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए और इन्वेस्टर्स ने वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखे, उनको पता चलेगा कि बिजनेस प्रॉफिट में है या बिजनेस लॉस में है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कस्टमर्स को क्यों जरूरी है? कस्टमर्स कैन इजीली अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कस्टमर्स को पता चलेगी कि प्रॉपर इनके पास एसेट्स है या लायबिलिटीज है ज्यादा, ये पता चलेगा। गवर्नमेंट को क्यों जरूरी है? टैक्सेस जो उनको वसूल करने हैं हमसे, बराबर। लेंडर्स को क्यों जरूरी है? मनी लेंडर्स कैन फाइंड फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ द एंटरप्राइज। फाइनेंशियल स्टैंडिंग मतलब क्या कि हमने जो कंपनी को पैसा दिया है तो वो पैसा कंपनी रीपे कर सकती है या नहीं। और डेवलपमेंट, बिजनेस एंटरप्राइज कैन अचीव द बिजनेस ग्रोथ विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्वियसली बिजनेस ग्रोथ अचीव कर सकेंगे बिजनेसमैन अगर हमने अकाउंटिंग मेंटेन किया, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हमने मेंटेन किए तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड से उन बिजनेस के मैनेजमेंट को पता चलेगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो उसके बेस पे वो बिजनेस के कुछ जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो ले सकते हैं, ठीक है सर। ओके सर, अभी इसके बाद हम देखेंगे कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस होता है। मीनिंग बुक कीपिंग, इट इज कंसर्न्ड विथ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सिर्फ रिकॉर्ड करते बुक कीपिंग में एंड उसको क्लासिफाई करते। अब रिकॉर्ड हम जर्नल में करते एंड क्लासिफाई हम करते लेजर में। तो अभी जर्नल एंड लेजर क्या होता है वो हम समझेंगे बाद में। अकाउंटेंसी में क्या होता है, हम रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, ट्रांजैक्शंस को समराइज भी करेंगे, ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करेंगे एंड इंटरप्रेट भी करेंगे। तो देखो इसमें सिर्फ पहली 2 स्टेप आती है, इसमें 5 स्टेप्स आते हैं, बराबर। और ये पहले 2 इसमें भी सेम है अकाउंटेंसी में। तो बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी, ये हम इससे तो बोल सकते हैं डेफिनेटली। स्टेज, बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेज है एंड अकाउंटिंग जो है अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज है। और बुक कीपिंग जो है, बुक कीपिंग के बाद अकाउंटिंग चालू होता है। यस, ऑब्जेक्टिव्स क्या है बुक कीपिंग के? द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन सिस्टमैटिक मैनर। ऑब्वियसली ये आपको बताएं। ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का? प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब जो कंपनीज के बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये क्या होते हैं, ये भी आपके इस करिकुलम में है।
रिस्पॉन्सिबिलिटी, जूनियर स्टाफ जो है ना वो बुक कीपिंग करता है क्योंकि इसको अकल की जरूरत नहीं होती है ज्यादा, और सीनियर स्टाफ जो है ना पढ़ा लिखा अच्छे से एकदम, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है अकाउंटिंग के लिए। आउटकम, बुक कीपिंग बेसिकली रिजल्ट्स इन जर्नल एंड लेजर। देखो मैंने बोला ना कि जर्नल एंड लेजर बुक कीपिंग में आता है, एंड अकाउंटेंसी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आता है। तो ये चारों चीजें क्या होती है ये आपको बाद में पता चल जाएगा। पीरियड, बुक कीपिंग गिव्स डे टू डे डिटेल्स, बुक कीपिंग डे टू डे डिटेल्स प्रोवाइड करता है क्योंकि ऑब्वियसली हम डे टू डे ट्रांजेक्शंस उसमें रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटेंसी जो है ना वो पूरे साल का अपने को डिटेल्स देता है कि प्रॉफिट हुआ है बिजनेस में या लॉस हुआ है सर, एसेट्स कितने, लाइबिलिटीज कितने हैं। एनालिसिस, द बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर एनी एनालिसिस। भाई बुक कीपिंग के लिए एनालिसिस की जरूरत नहीं होती, जो लिखा है ना वो सिर्फ पढ़ो, पढ़ने से समझ आएगा। बट अकाउंटेंट जो है ना, अकाउंटेंट बुक कीपिंग का इस्तेमाल करता है क्यों, एनालाइज करने के लिए एंड इंटरप्रेट करने के लिए। डेटा, जो बुक कीपिंग का डेटा है ना वो इंटरप्रेट करने के लिए अकाउंटेंट्स को हेल्पफुल होता है। डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट कैनॉट टेक डिसीजन बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में क्या डेटा होता है, सिर्फ जो बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं ना वो रिकॉर्ड करते हैं, उससे कुछ मैनेजमेंट डिसीजन नहीं ले सकता। बट अकाउंटिंग में क्या होता है सर, अकाउंटिंग में हम जो है ना, अकाउंटिंग में हम प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं, तो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने से मैनेजमेंट डिसीजन ले सकता है ना कि यार बिजनेस में लॉस हो रहा है मतलब कुछ तो गलत हो रहा है, यार बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है मतलब यस जो चीज़ है वो सही से चल रही है। एंड स्किल्स रिक्वायर्ड, एनालिटिकल स्किल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के लिए एनालिटिकल स्किल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, अकाउंटेंसी के लिए एनालिटिकल स्किल है ज़रूरी। ओके सर, आया आपको समझ में। उसके बाद हम देखेंगे अभी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग या अकाउंटिंग का पार्ट है, ये मैंने तो ऑलरेडी आपको बताया था। ये प्राइमरी स्टेप है अकाउंटिंग की, बराबर। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। भाई देखो यार कितने बार, 10 बार तो एक ही आ रहा है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके सर, अकाउंटिंग एक अकाउंटेंसी का पार्ट है, बराबर। ये देखो मतलब ऐसा हुआ डायग्राम जो हुआ ना अभी सर, समझो अच्छे से। यस ये देखो डायग्राम, ये समझो सर्कल 1, सर्कल 2, सर्कल 3, ये हुआ सर हमारा बुक कीपिंग, ठीक है। ये हुआ हमारा अकाउंटिंग, बराबर। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, ये छोटा वाला बुक कीपिंग अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग में कवर हुआ बुक कीपिंग। और ये हुआ हमारा अकाउंटेंसी, क्योंकि क्या बोला है कि अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी, मतलब अकाउंटेंसी इज अ ब्रॉडर टर्म, अकाउंटिंग उससे थोड़ा सा, एंड बुक कीपिंग सबसे नैरो टर्म है हमारी, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट सर, व्हाट आई मीन टू से? समझ रहा है क्या आपको, या फ्री है इसलिए मैं भगा रहा हूँ ऐसा लग रहा है कि आपको? बताइएगा सर मेरे को, ऐसा अगर आपको लग रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम और भी स्पीड स्लो कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर, ओके ओके सर, ओके। अकाउंटिंग का पार्ट है तो अकाउंटेंसी का मतलब समझते हैं। अकाउंटेंसी इज अ प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस फॉर अ बिजनेस। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द बेसिक नॉर्म्स एंड assumptions डेवलप्ड एंड एस्टेब्लिश्ड एज द बेसिस फॉर अकाउंटिंग सिस्टम। क्या बोला है देखो, अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स है, जो प्रिंसिपल्स क्या है, कुछ नॉर्म्स एंड assumptions है जो कि हमने डेवलप किया है, एस्टेब्लिश किए। क्यों सर? अकाउंटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए। यस तो अभी डेफिनेशन क्या दी है वो हम देख लेते हैं। सिर्फ ये जो बंदा है कोलर, उसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। इसको आप कर दो स्किप, कोई भी दिक्कत नहीं सर, डेफिनेशन कोई पूछेगा नहीं आपको, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, तो सिर्फ एक बार रीड कर लो। अकाउंटेंसी रेफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। देखो अकाउंटिंग में जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स है मतलब थ्योरी वो भी आएगी, एंड अकाउंटिंग की जो प्रोसीजर है जो कि हम सीखेंगे तो वो भी कवर होगी। ये देखो मैंने यहाँ पे समरी चार्ट ऑलरेडी बनाया था। यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग, ओनर्स को ज़रूरी है, मैनेजमेंट, कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट एंड लेंडर्स, ठीक है। ओके बेसिस, अभी हम देखेंगे कि मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम्स। मेथड्स, कितने मेथड्स है हमारे अकाउंटिंग सिस्टम्स के, मतलब कितने तरीके से हम अकाउंटिंग कर सकते हैं। देयर आर मेनली 3 बेसिस और 3 मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है।
तीन मेथड्स है अकाउंटिंग के, कैश बेसिस, अक्रूवल और मर्केंटाइल बेसिस और मिक्स्ड और हाइब्रिड बेसिस। कितने सर? तीन मेथड से। सबसे पहला कैश बेसिस, दूसरा अक्रूवल और मर्केंटाइल बेसिस और तीसरा हाइब्रिड बेसिस। ठीक है, तो कैश बेसिस में क्या लिखा है वो हम देखते हैं। अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में एक्चुअल कैश रिसिट्स, जो कि एक्चुअल हमें पैसा मिलेगा, कैश में पैसा मिलेगा, एंड एक्चुअल जो हम कैश में पेमेंट्स करेंगे वही हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इन दिस बेसिस रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड, रेवेन्यू मतलब इनकम को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब रिकॉग्नाइज करेंगे, म्हणजे रिकॉर्ड करेंगे, कब रिकॉर्ड करेंगे, जब कैश हमको मिलेगा, एंड एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड कब करेंगे हमारे बुक्स में, व्हेन कैश इज पेड। देखो मतलब क्या बोला है सर कैश बेसिस में, जब हमको पैसा मिलेगा और जब हम पैसा देंगे, मतलब इनकम आएगा और एक्सपेंसेस पे करेंगे, तभी और तभी हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे रिकॉर्ड करेंगे। सर हमको तो समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल देके। हम आगे का कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल देखो कि क्या बोला है कि सच मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज यूजुअली फॉलोड बाय प्रोफेशनल। ये जो अकाउंटिंग का मेथड है ये प्रोफेशनल लोग फॉलो करते हैं, जैसे कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह, बराबर है। यस, तो अभी आपको एक बढ़िया सा मैं एग्जाम्पल देता हूँ, तो उस एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि हमारे प्यारे सर क्या बोलना चाह रहे हैं। यस, समझो भाई ये मेरा बिजनेस है, बिजनेस का नाम क्या रखूं मैं, अभी तो फिलहाल लगता हूँ मैं, नहीं मेरा बिजनेस का ऑलरेडी है यार, एस्टेब्लिश्ड कंपनी है। बिजनेस का नाम क्या है सर मेरा? नाम का मेरा बिजनेस है। किसका बिजनेस है सर? किसका भी बिजनेस हो, तुमको क्या करना है यार, तुमको कंसेप्ट समझना है ना, सिर्फ उस पर फोकस करो ना। तो ये बिजनेस है अपना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं गुड्स बेचता हूँ, मैं क्या करता हूँ मेरे बिजनेस के गुड्स बेचता हूँ और मेरे को पैसा मिलता है, मेरे को मिलता है पैसा, ठीक है। तो समझो मैंने गुड्स बेचे 1 अप्रैल को, और क्या है ना, जो मैंने जिसको गुड्स बेचे थे ना वो था मेरा छोटा भाई, समझो क्या था, मेरा छोटा भाई। तो वो बोला, मेरा कजिन था वो बोला भैया भैया प्लीज़ सुनो ना, मैं आपको ना 1 महीने के बाद पेमेंट करता हूँ। तो वो कब पेमेंट करेगा? वो 1 मई को पेमेंट करेगा। मैंने 1 अप्रैल को गुड्स बेचे थे, 1 मई को पैसा देगा। तो मैं मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनकम कब रिकॉर्ड करूँगा? अप्रैल या मई? सर मैं रिकॉर्ड करूँगा मई में, क्योंकि क्या एक्चुअल जब पैसा मिलेगा तभी मैं रिकॉर्ड करूँगा। वैसे ही मैंने क्या किया, मैंने रॉ मटेरियल परचेस किया मेरा बिजनेस चलाने के लिए, ठीक है। तो रॉ मटेरियल मैंने परचेस किया था 1 अप्रैल को, और पैसा भी मैंने 1 अप्रैल को दिया। तो मैं मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पेमेंट किस दिन रिकॉर्ड करूंगा? 1 अप्रैल को मैं पेमेंट रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। समझ में आया आपको? कैश बेसिस का मतलब क्या होता है सर? उसका उल्टा होता है अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल मतलब क्रेडिट बेसिस जिसको हम बोलते हैं, जो कि हमारे इंडिया में बहुत फेमस है। लोग क्रेडिट पे पैसा लेते हैं और क्रेडिट पे गुड्स लेते हैं और बाद में चूना लगा के भाग जाते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। यस, जोक्स अपार्ट। उसके बाद हम देखेंगे अक्रूवल बेसिस या मर्केंटाइल बेसिस। अंडर अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, रेवेन्यू, इनकम वेदर रिसीव्ड और नॉट, इनकम रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, बट आपने वो इनकम अर्न किया है, और अक्रूड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड एंड एक्सपेंसेस आपने इनकर किए, तो पे किए हो या नहीं किए हो, आर रिकॉर्डेड। सर इसका मतलब क्या होता है, समझाता हूँ बेटा, ठीक है। क्रेडिट बेसिस है, बाकी कुछ नहीं है। ये मेरा बिजनेस है, नाम आपको पता है, क्या नाम है सर? समझो वड़ा पाव का बिजनेस है। वड़ा पाव बेचा मैंने 1 अप्रैल को, ठीक है, कस्टमर को। वो पैसा देगा 1 मई को, 1 मई को वो मेरे को पैसा देगा। तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैं कब रिकॉर्ड करूंगा इनकम? 1 अप्रैल या 1 मई। तो अक्रूवल कंसेप्ट बोलता है कि जब आपने इनकम को अर्न किया है, मतलब ऑब्वियसली वड़ा पाव बेचा तो बंदा पैसा देगा, तो अर्न किया है आपने इनकम,
तो उस टाइम ही रिकॉर्ड करो, ना कि उस टाइम जब एक्चुअल पैसा मिलेगा। एक्चुअल पैसा मिलेगा वो था हमारा कैश बेसिस में, अक्रूवल बेसिस बोलता है भैया आपने इनकम अर्न किया उस टाइम रिकॉर्ड करो। वैसे ही खर्चे का, मैंने रॉ मटेरियल परचेस किया, रॉ मटेरियल परचेस किया, ठीक है, 1 अप्रैल को पैसा दूंगा मैं 1 मई को, पैसा 1 मई को, तो रिकॉर्ड कर कब करूंगा सर मैं 1 अप्रैल को, जब पेमेंट मैंने जब मेरा पेमेंट जो है पेमेंट ड्यू है, मैंने परचेस किया रॉ मटेरियल, मतलब ऑब्वियसली पेमेंट मेरे को देना ही पड़ेगा उस बंदे को, तो उस टाइम में रिकॉर्ड करो, ना कि जब आप एक्चुअल पैसा दोगे। उसको हम बोलते हैं अक्रूवल बेसिस। ठीक है, आया सर आपको समझ में? उसके बाद नेक्स्ट जो है हाइब्रिड बेसिस। हाइब्रिड बेसिस मतलब कुछ नहीं है, कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस। इसमें क्या होता है कि जो रेवेन्यू एंड एसेट्स होते हैं ना, तो वो हम कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं और एक्सपेंसेस को हम अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। रेवेन्यू मतलब इनकम को कैश बेसिस पे आप ये करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, और एक्सपेंसेस को कब रिकॉर्ड करेंगे, अक्रूवल बेसिस पे हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। यस, अभी दिया है अपने को क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के क्या क्या क्वालिटीज है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इससे ही पढ़ेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ हेड पॉइंट्स लर्न करेंगे। रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ऑब्वियसली जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने आपके साथ शेयर की तो वो अच्छी होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए या झूठी होनी चाहिए, आप ही बताओ मेरे को। ऑब्वियसली वो रिलायबल ही होनी चाहिए ना, ट्रस्टवर्दी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर वो इंफॉर्मेशन सच्ची है, ट्रस्टवर्दी है, तो उस केस में आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकोगे अच्छे से, बराबर है। उसके बाद रिलीवेंस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मतलब क्या, कि मैं इस साल बिजनेस किया मैंने और मैं बिजनेस की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ 2 साल पहले, कुछ फायदा है क्या? नहीं भाई, इस साल की बिजनेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, तो रिलेवेंट बिजनेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर तू, ठीक है। रिलेवेंस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। उसके बाद अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मतलब क्या, कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आप ऐसी प्रिपेयर करो कि दूसरों को भी समझ में आना चाहिए। अभी देखो इंडिया में क्या फॉलो होता है सर, इंडिया में हम रुपीज में सब कैलकुलेशन करते हैं, तो आप अगर कर रहे हो सब कैलकुलेशन यूरोज में, तो भाई यूरोज में समझ में थोड़ी आएगा इंडियन इन्वेस्टर्स को, बराबर है ना। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड कंपेरेबिलिटी मतलब क्या, कि आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जब प्रिपेयर करोगे तो आपने जो फॉर्मूला डिसाइड किया था, आपने जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने का स्ट्रक्चर बताया है, तो वही फॉलो करो। अगर मैंने एक साल कैश बेसिस फॉलो किया, दूसरे साल मैंने अक्रूवल बेसिस फॉलो किया, तीसरे साल में बोल रहा हूँ मेरे को मिक्स्ड हाइब्रिड बेसिस फॉलो करना है सर, ऐसा नहीं चलेगा। कंपेयर भी करता आना चाहिए, इस साल का परफॉर्मेंस नेक्स्ट ईयर या पिछले साल के परफॉर्मेंस से हमें कंपेयर करता आना चाहिए। तो इसलिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कंपेरेबल हो, इसलिए आप एक ही अकाउंटिंग मेथड फॉलो करो। यहाँ पे समरी दिए, ये नोट्स भेज दूंगा। कैश बेसिस में हम एक्चुअल कैश रिसीट्स एंड पेमेंट रिकॉर्ड करते, अक्रूवल बेसिस में हम कैश प्लस क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते, और मिक्स्ड में एसेट्स एंड इनकम कैश पे रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंसेस हम क्रेडिट पे रिकॉर्ड करेंगे। ओके सर, ये देखो ये लिखा है मैंने, रिलीवेंट ट्रस्टवर्दी इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी, ठीक है। अभी देखो ये जो पार्ट है ना, बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज, तो ये पार्ट आपके चैप्टर नंबर 1 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये अकाउंटिंग टर्म्स आपको अगर अभी समझ में आए तो आपको बाद में अकाउंटिंग करना बहुत आसान लगेगा, आपको अकाउंट्स बहुत आसानी से समझ में आएगा। बट आपको ये अकाउंट्स के टर्मिनोलॉजीज अब भी समझ में नहीं आए तो उस केस में आगे जाके आपको दिक्कत दे सकती है। तो आपको पूरा फोकस मेंटेन करना है, और ये सारे जो टर्मिनोलॉजीज मैं समझाऊंगा वो अच्छे से आपको समझ में। ये मेरे जो पर्सनल नोट्स बनाए हैं ना मैंने, वो बहुत बढ़िया बनाए मैंने, तो मैं मेरे नोट्स से ये सारे जो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा, कुछ कुछ एग्जाम्पल भी दूंगा आपको। उसका कोई भी टेंशन मत लो सर, आप बस आप रिलैक्स रहिएगा और अच्छे से आप पढ़ते जाइएगा। आपको पता है कि सारे जो लेक्चर्स है मेरे, वो सारे लेक्चर्स मेरे फ्री है और यूट्यूब पे मैं अपलोड करूंगा डेली, बराबर। वीक में 3 लेक्चर्स आपको मिलेंगे। ऐसे पूरे मेरे जनवरी फरवरी तक लेक्चर्स होंगे, उसमें हम सारा जो सिलेबस है वो फ्री में कवर करने वाले, ठीक है।
यस बेटा। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। टाटा, बाय बाय।